नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। दिल्ली में कांग्रेस को एक बार और बड़ा झटका लगा है। झटके पर झटका कांग्रेस को लगता नजर आ रहा है। बता दें कि जिस तरह के दिल्ली के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली का जो माहौल है वो कितना बदल चुका है, क्योंकि अरविंद सिंह लवली काफ़ी समय से कांग्रेस में शामिल थे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी पकड़ बनाई थी। लेकिन ऐसे में अब देखना यह होगा आखिरकार अरविंद सिंह लवली ने जिस तरह से बीजेपी शामिल की है, क्या जो उनके संगठन थे, जो उनके साथी थे, वो सारे बीजेपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। और अरविंद सिंह लवली ने जिस तरह से कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर कमलों द्वारा और उनकी नीतियों को लेकर ही बीजेपी में शामिल हुआ, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में बहुत मेहनत की थी लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई थी। अब ऐसे में क्या कांग्रेस को और भी कोई बड़ा झटका लगने वाला है, अब देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का साथ छोड़कर क्यों शामिल हो रहे हैं। तो वहीं उड़ीसा में भी कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। चुनाव प्रचार प्रसार अभियान अपने जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस को एक से एक झटका लग रहा है। हाल ही में एक और कांग्रेस को झटका मिला है। जी हां, दरअसल उड़ीसा के पुरी से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने टिकट कांग्रेस को वापस कर दी है और ये कहा है कि उन्हें पार्टी की तरफ से पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि पुरी वो सीट है जहां पर कांग्रेस से सुचारिता मोहंती चुनाव लड़ रही थी। तो वहीं इस चुनावी मैदान में पुरी से भाजपा के प्रत्याशी संबित पात्रा उनके टक्कर में थे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और आने वाले समय में इस एक बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता था, वो कहीं ना कहीं अब वो मुकाबला एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं और चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और कांग्रेस को अपनी टिकट वापस सौंप दी है। कहा जा सकता है कि उनके टिकट वापस करने से कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ा खेला भी जरूर हो गया है। खैर, अब ये कहा जा सकता है कि सुचारिता मोहंती के टिकट वापस करने से यहाँ के चुनावी समीकरण में भी काफी बदलाव हुआ है। लिहाजा अब देखना लाजमी होगा, क्योंकि अभी वहां पर सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इससे पहले क्या सुचारिता मोहंती को मनाने का प्रयास करती है या फिर कोई नए उम्मीदवार को उतारती है। अब ये सारा का सारा ये कहा जा सकता है कि चुनावी समीकरण काफी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की रैलियां रद्द कर दी गई हैं। क्यों कर दी गई रैलियां रद्द, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मुकदमा दर्ज होने के बाद चुनावी रैली से दूरी बना ली है। मुकदमा दर्ज होने के बाद वह दिल्ली चले गए, जिससे उनकी 4 और चुनावी रैली पूरी तरह से रद्द हो गई। हालांकि जिस तरह से सीतापुर में बीजेपी को आतंकवादी पार्टी कहते हुए सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ तो कहीं न कहीं आकाश आनंद बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को स्टार प्रचारक घोषित किया था। उन्हें कई चुनावी रैलियों को संबोधित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन सीतापुर में एक चुनावी जनसभा में विवादित बयान दे डाला और कहा कि बीजेपी आतंकवादियों की तरह है। इसके बाद सीतापुर में आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही आकाश आनंद दिल्ली चले गए। तब से हुआ। तो इटावा में प्रधानमंत्री मोदी को रैली को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी संवाददाता वंदना यादव।
यानी 5 मई को इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है, जिसमें वह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें कि इटावा के जो सांसद हैं और प्रत्याशी हैं प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जो कार्यक्रम स्थल है वो जो मौजूदा सांसद हैं उनके ही गाँव नगरिया सरावा से थोड़ी ही दूरी पर पक्केताल ढकपुरा पर स्थित है, जहाँ पर विशाल जनसभा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। कई सुरक्षाकर्मी और एसपीजी की सुरक्षा, लगभग 2000 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं आपको बताते चलें कि जो कार्यक्रम स्थल है वह एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर लगभग 3 लोकसभा सीट जो है वो प्रभावित करेंगे, जिसमें कन्नौज और आपकी मैनपुरी और इटावा। वहीं आपको बताते चलें कि 4 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसमें मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद और इटावा, और जो लोकसभा सीट्स के प्रत्याशी रहेंगे उसी के साथ साथ लगभग 2 लाख की संख्या पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। वहीं लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम और ब्राह्मण कार्ड खेला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव का किला फतह करने के लिए नया समीकरण अपनाया है। इस चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने मुस्लिम, ब्राह्मण और क्षत्रियों पर दांव लगाया है। इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टियों और एनडीए प्रत्याशियों की टेंशन भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने अभी तक 78 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें 23 मुस्लिम, 15 ब्राह्मण और 8 क्षत्रिय प्रत्याशी शामिल है। इसके साथ ही साथ बसपा प्रमुख मायावती ने जातीय समीकरण साधने के लिए 4 यादव प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस दांव से समाजवादी पार्टी और एनडीए की टेंशन बढ़ती जा रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने ऐसा दांव खेला है जिससे विपक्षी पार्टी भी चित होती नजर आ रही है। संत कबीर नगर, वाराणसी, रामपुर जैसी हॉट सीटों पर भी बसपा प्रमुख मायावती ने अपना दांव खेलते हुए ऐसे प्रत्याशी उतार दिए हैं जो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड में वनाग्नि को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर अब स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से आज समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर राज्य के अधिकारियों के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि राज्य में जिस प्रकार से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है वो चिंता का विषय। ऐसे में विभाग को त्वरित गति से काम करना चाहिए। जो प्लानिंग की गई है, यानी जो रणनीति बनाई गई, जो कार्य योजना बनाई गई, उस कार्य योजना का धरातल पर इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। उसके लिए अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी यहाँ पर विभाग अधिकारियों को करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जिस प्रकार से लापरवाहियां पिछले दिनों देखने को मिली थी, इन लापरवाहियों पर विराम लगाने की आवश्यकता है। कहा यह जा सकता है कि वनाग्नि की इन घटनाओं से राज्य और वन विभाग दोनों को बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वन संपदा के जलने से राजस्व में भी कमी आएगी। साफ तौर पर जो बहुमूल्य अमृत संपदा है उसके लिए भी विभाग की जिम्मेदारी कहा जाता है। इसलिए वनाग्नि की घटनाओं पर विराम लगना जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि कार्य योजना धरातल पर ठोस गति से उतारी जा सके। कैमरामैन निशान चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। तो वहीं संभल में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। आपको चलें 7 तारीख को चुनाव है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बात की जाए तो हर प्रत्याशी अपने जीतने का दावा कर रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ बदायूं जिला की बात की जाए तो बदायूं के जिला की बात यहाँ से आदित्यनाथ हैं, और जहाँ अखिलेश यादव आए और आने के बाद जनपद संभल के बड़वाला में जनसभा की यादवों की संख्या आज देखने को मिली है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अग्निवीर जैसे जो इन्होंने किया है उसे हम खत्म कर देंगे, और इस पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा, केंद्र पर और देश पर हमला बोलते हुए कहा कि जो 7 साल और 10 साल का हम हिसाब लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने ये भी बोला है कि जिस तरीका से इन्हें परेशान, हमारी सरकार को परेशान किया जा रहा है, हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं उतारने दिया जा रहा है यहाँ पर,
और जिस तरह देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से सरकार में तानाशाही चल रही है, इसीलिए आरक्षण बचाने के लिए उन्होंने अपील की और ये भी कहा कि जिस तरीके से हम जीतते हैं और आने वाले समय में हम इनसे बीजेपी से हिसाब लिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से बात की जाए बदायूं जिला की, तो बदायूं जिला में के बाद जनसभा को संबोधित किया और यादव का गढ़ माना गया है। इसके देखते हुए बताते चले कि अब देखना होगा कि इसमें किसकी हर प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो संभल में शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। संभल में तीसरे चरण का चुनाव अब 7 तारीख को वोटिंग होनी है, तो हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है। बात की जाए संभल में तो बबराला में कल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरह से बात की जाए कि उन्होंने कहना है कि बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन अब 400 पार तो बहुत दूर की बात है कि 200 सीटें भी नहीं आ सकती। गठबंधन को सीटें लेकर आ रही है और अपनी सरकार बनाएगी। इसी को लेकर कहा, आरक्षण के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो आरक्षण है वो जो है जानबूझकर देना चाहिए। ये बीजेपी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। जिस तरह बताया करें कि आपको शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, जो चुनाव लड़ रहे हैं बदायूं से हैं। बदायूं के बाद में अब जो है कल संभल आए थे और आने के बाद में बबराला में उन्होंने बयान दिया और अपनी जनता को संबोधित करने की बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि हम पिछली बार हमारा गढ़ माना गया है, हम यहाँ पर जो हमारे भाई नाम सिंह यादव यहाँ से जीत चुके थे और वो धर्मेंद्र यादव भी रह चुके हैं, तो हमारा एक परिवार है, यादव का परिवार मानते हुए उन्होंने आज जनसभा कर दी थी। जनसभा में जब पहुंचने के बाद में यादव परिवार में इकट्ठा हो चुका है। अब देखना होगा कि यादव समाज कितना वोट देता है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो वहीं लखनऊ में मीता गौतम ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हमारे। विधायिका मीता गौतम ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मीता गौतम ने साफ तौर से कहा, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है जो आने वाले समय में जो जनता है उसका उद्धार करेगी। इसी चक्कर में मीता गौतम ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस की ज्वाइनिंग के समय कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल रहे। कांग्रेस के नेता अवनीश पांडे ने साफ तौर से बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा कि जो राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, वो जवाब राहुल गांधी के निजी सवाल नहीं है, वो सवाल जनता के हैं जिसके जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जनता का हक बनता है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। लखनऊ में 5वीं शादी में फंसे रामपुर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। देश की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के पेश इमाम और समाजवादी पार्टी के रामपुर प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी पर उनकी 5वीं पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत किया है। आरोप यह है कि मोहिबुल्लाह नदवी ने उसे मारपीट कर भगा दिया और दहेज की मांग न पूरे होने पर उसे प्रताड़ित भी किया गया है। मोहिबुल्लाह की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी हत्या भी की जा सकती है। हालांकि चुनावी हलफनामे में मोहिबुल्लाह नदवी ने 5वीं पत्नी का भी जिक्र किया है। जल्द ही पुलिस अब मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ भी करेगी। आपको बता दें कि आगरा की रहने वाली रुमाना परवीन ने डीसीपी को एक पत्र दिया है जिसमें आरोप लगाया है कि 2012 में उसकी शादी धोखे से मोहिबुल्लाह नदवी ने कर ली थी। मोहिबुल्लाह नदवी दिल्ली के जामा मस्जिद के पेश इमाम है। 3 साल बाद यानी 2015 में दहेज की मांग न पूरी होने पर उसे मारपीट कर भगा दिया। मारपीट के बाद वह अपने मायके आगरा चली आई, लेकिन अब उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतोरा। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों कमर कस चुकी है, लेकिन बीजेपी ने जहां एक बार फिर मोदी के नाम पर इस चुनाव लड़ने का काम किया, विकास के नाम पर जनता से वोट मांगने की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अब जनता का समर्थन जुटाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से नगर निगम के सभी 100 वार्डों में जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाएंगे।
जनता को बताया जाएगा कि पिछले चुनाव में जो बीजेपी ने वायदे किए थे, उन वायदों की आज क्या हकीकत है, धरातल पर कितना काम हुआ, उसको लेकर जनता को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव की जो सियासत है वो जोरों पर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के नेता जनता को लामबंद करने का काम यहाँ पर करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव को लेकर यहाँ पर जुटी हुई नजर आ रही है, तो इसमें समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव का जो रण होगा वो भी रोमांचकारी होगा। और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जब निकाय चुनाव की रणभेरी यहाँ पर बजेगी तो बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर चुनाव को लेकर आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन इंडिया वाइज देहरादून। तो वहीं दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत कुमार। बीते दिनों दिल्ली के तमाम इलाकों में, स्कूलों में जिस तरीके से बॉम्ब की कॉल मिली, वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को दहशत में फैलाने का काम जरूर कर रही थी। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, स्कूलों में बम होने की सूचना मिली, जिससे लोग दहशत में आ गए, वहीं इसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। शायद इसी का परिणाम है कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तमाम सक्रियता देखने को मिल रही है। इसी का परिणाम है कि बीते दिनों दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के एक मॉक ड्रिल की गई। बीते दिनों देखने को मिला दिल्ली के झंडेवाला माता मंदिर या फिर आरकेपुरम या ऐसे और भी कई इलाके रहे जहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें तमाम आपातकाल में होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रयास किया गया। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य टीम, मसलन दमकल विभाग, बॉम्ब स्क्वाड, इसके अलावा एनएसजी कमांडो, तमाम लोग शामिल हुए। मैनपुरी से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ है इस वीडियो में, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैं बीएसपी लोकसभा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव और कोऑर्डिनेटर दीपक पेंटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धनराशि वितरण की बात भी कही जा रही है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर सोशल मीडिया पर पैसे वितरण के संबंध में ये वीडियो वायरल किया गया है। वायरल कब हुआ है, क्योंकि रात 10 बजे के बाद से सोशल मीडिया के कई ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर देखने को मिला है, जिसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। शिव प्रसाद यादव इस समय जब उनसे बात की गई फोन पर, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनके द्वारा जो बूथ अध्यक्ष और गाड़ियों का जो लेन देन है उसका हिसाब किया जा रहा था। जिस तरीके के उन पर जिस वीडियो पे आरोप लगाए गए हैं वो पूर्ण रूप से जांच का विषय है। फिलहाल मैनपुरी में जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि शिव प्रसाद यादव इस समय मैनपुरी से लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं और उनके द्वारा वो उस वीडियो में मौजूद है और अन्य पदाधिकारी भी इस वीडियो में मौजूद नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो की पूरी जांच कराई जा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि इस वीडियो में जो, हालांकि जो कैश दिखाया जा रहा है वो कैश किसके लिए आया था, कहां जाना था, इसकी कोई जानकारी अभी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। लखनऊ में मोहनलालगंज के सांसद के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अमान। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता नजर आ रहा है, जो वीडियो मोहनलालगंज लोकसभा का बताया जा रहा है। मोहनलालगंज लोकसभा में जो सांसद हैं कौशल किशोर, जिनकी कैंपेनिंग के लिए उनके कार्यकर्ता निकले थे, वहीं पे वो कार्यकर्ता लगातार जो जनता के बीच में जाके वोट मांग रहे थे, तो वहीं जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट की जनता है, उस जनता ने सांसद जी को बुलाने की मांग की थी। तो उस मांग को लेकर जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा है कि उनसे कीमत बताई गई कि ये कीमत चुका दोगे तो सांसद जी आ जाएंगे। वहीं की जनता का कहना है, क्या सांसद जी घर में बैठ के चुनाव लड़ेंगे, क्या जनता के बीच में नहीं आएंगे? इन्हीं सब बातों को लेकर वहाँ पे जो कार्यकर्ता है और आम जनता है वहाँ की, उसके बीच झड़प होती वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रही है। आपको बता दें, मोहनलालगंज के ग्राम जरौली का वीडियो बताया जा रहा है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। तो वहीं गाजियाबाद में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। पूरी घटना पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। दिल्ली स्टेट टाटा स्टील कंपनी के एक अधिकारी की कल रात गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के पास चाकू घोंपकर हत्या कर दी।
जी हाँ, आपको बता दें ये हत्या जब की गई जब वो अधिकारी रोजमर्रा की तरह दिल्ली से मेट्रो स्टेशन होते हुए कल राजेंद्र नगर के मेट्रो स्टेशन पे उतरे और पैदल पैदल अपने घर जाने लगे। इसी दौरान पीछे से कोई अज्ञात व्यक्ति आते हैं और उनसे लूटपाट करने के बाद उनकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पे पुलिस पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और परिजनों को सूचना देती है। इस पूरे मामले में एसीपी शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम का यह कहना है कि प्रथम दृष्टिया इस घटना स्थल से जो व्यक्ति की लाश मिली है उनके पास से ना तो मोबाइल बरामद हुआ ना ही पर्स बरामद हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस व्यक्ति के साथ लूटपाट की घटना के दौरान जब उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की विधि को खंगाल रही है और जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना यह है कि हमने हत्या के खुलासे को लेकर टीम भी गठित कर दी है। वहीं परिजनों का कहना यह है कि हमारी किसी से आपसी रंजिश नहीं है। तो वहीं पुलिस का कहना यह है कि पुलिस हर मामले से इस हत्याकांड की जांच कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में इस तरीके किसी एक अधिकारी की हत्या हो जाना पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है सुरक्षा को लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी अधिकारी की हत्या के पीछे क्या कारण निकलकर आता है। गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। मेरठ में पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरी घटना पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के ढवाई नगर में आज दोपहर 2 बजे पति समीर ने अपनी पत्नी गुलफ्शा की गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें, गृह कलेश के चलते पति समीर ने अपनी पत्नी की माथे पर गोली मारी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंचे मृतक गुलफ्शा के चाचा वासिद का कहना है कि उसकी सास ने पीछे से हाथ पकड़ा और वही समीर ने माथे पर सटाकर गोली मारी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। वहीं बॉडी का पंचनामा भर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो वहीं पीलीभीत में पारिवारिक झगड़े में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। पीलीभीत में आपको बताते हैं एक सनसनी खबर निकल के आ रही है। हमको बताते चले कि घरेलू कलह के चलते 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जहर खाने से 2 लोगों की हुई मौत। आपको बता दें पीलीभीत के थाना पूरनपुर में गांव कंडा छात्रपति में जहां रामशरण की पत्नी आए दिन झगड़ा करती रहती थी, जिसको लेकर करके रामशरण अपनी ससुराल गया अपने सास ससुर को बुलाने के लिए, कहा कि झगड़े का समझौता कराइए चल करके। लेकिन वहाँ सास ससुर ने जो है रामशरण को बुरी तरह से पीट कर हत्या कर दी। जिसके बाद में ये जानकारी तुरंत उसकी रामशरण की घरवाली को लगते ही उसने अपने ससुर राम सागर को पानी में जहर मिला करके पिला दिया। हमको बता दें जिसको पुलिस पर मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पूरी जानकारी लगेगी। हमको बता दें पीलीभीत में 2 लोगों की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई जांच निकल के नहीं आई है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या मृत्यु का कारण हो सकता है। देखते रहे इंडिया वॉइस अमित पाल के साथ, कैमरामैन बाबूराम पाल के साथ। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।